एक कतार से दूसरी कतार की, ये हमें रखनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन की फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए और दाना बनते समय आवश्यकता पड़ती है, और पोटास पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और सल्फर सोयाबीन में तेल की मात्रा बढ़ाता है। यानी 1 हेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। अगर जमीन कम ज्यादा है तो इसके आधार पर आप कम या ज्यादा कर सकते हो। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे में लिखे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में कि सोयाबीन की फसल अपन कब लगाए, इसमें अपन खेत की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार अपन बीज उपचार करें, साथ ही अपन जब बुआई करें तो वो किस विधि से अपन बुआई करें, इसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सोयाबीन की अपन बात करें तो सोयाबीन एक प्रमुख तिलहनी फसल है, क्योंकि इसमें 20% तो होती है तेल की मात्रा और 40% होती है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन 40% होने की वजह से इसके कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे सोया पनीर है, सोया मिल्क है, और जो फूड बेकरी आती है उसमें इसके कई प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। बुआई की अपन बात करें इसमें, तो बुआई इसके लिए जब अपनी अच्छी बरसात हो जाए और 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के मध्य में इसकी बुआई करनी चाहिए। इससे हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो साथियों, जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्निकल जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, बात करें अपन खेत की तैयारी की, यानी कि सोयाबीन की जब फसल अपन लगाएंगे तो उसके लिए अपन खेत में क्या डालें, यानी कि कौन सी खाद डालें, कौन सा फर्टिलाइजर डालें और कितनी मात्रा में डालें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मिट्टी की जाँच करवा लें। जब आप बुआई करो उससे पहले आप मिट्टी की जाँच करवा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अपन मिट्टी की जाँच करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना है और किस रूप में अपन को देना है। इससे हमें पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन कितनी देनी है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितनी देनी है, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी का। तो वैसे बेसिकली अपन बात करें इस फसल की, भाई अपन को इस फसल में इन पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है और किस प्रकार इनकी पूर्ति अपन करें। अब फसल की अपन बात करें, इसमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 पोषक तत्व ऐसे हैं इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता इस फसल को पड़ती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की 20 से 25 किलो पर हेक्टर ये आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की अपन बात करें तो फास्फोरस की 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टर, और पोटास 40 से 50 केजी ये होती है, और सल्फर 20 से 25 किलो। ये चारों पोषक तत्व हैं, इनकी फसल को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए और दाना बनते समय आवश्यकता पड़ती है, और पोटास पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और सल्फर सोयाबीन में तेल की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए वैल्यू एडिशन इसका बढ़ जाता है। ये तो होती है फसल को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रति हेक्टर के हिसाब से, लेकिन अपने खेत में कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके आधार पर अपन इसका निर्धारण करते हैं कि अपन इनकी पूर्ति किस माध्यम से करें। अगर आपके पास में मिट्टी की जांच नहीं है, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर बेसिक यानी कि बेसिक रूप से अपन को क्या क्या डालना है, आमतौर पर सामान्य किसान को जिसके पास में सोयल हेल्थ कार्ड नहीं है, नाइट्रोजन की पूर्ति है, फास्फोरस की और पोटास की और सल्फर की, इन चारों पोषक तत्वों की पूर्ति हमें किस माध्यम से करनी है। इसके लिए 5 बैग SSP 50 किलो का एक बैग आएगा, तो ये हो गए अपने 250 केजी, और एक बैग लेना है हमें MOP का 50 किलो का म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि ये हो गया अपने 50 केजी, और 2 बैग लेने अपन को DAP, वही 50 किलो का एक बैग आएगा, तो 100 किलो हो गए अपने DAP। तो इनके माध्यम से नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की और सल्फर की चारों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इन सब को खेत की तैयारी करते हैं, यानी बुआई से पहले अपन को जब अपने खेत में जुताई करते हैं अपन, उस समय डालना है और उसमें मिला देना है। इसके अलावा अगर आपके पास में सड़ी गली गोबर की खाद है तो 5 से 10 टन पर हेक्टर के हिसाब से अपन को डालनी है। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों की, अपने जब खेत तैयार हो जाता है उसके बाद में अपन करते हैं बुआई। तो बुआई के लिए हमें चयन करना होता है किस्म का, यानी कौन सी वैरायटी का अपन चयन करें जिससे हमारी पैदावार बढ़े और उपज अच्छी आए। तो इसमें कुछ वेराइटीज है जो आप देख सकते हो। एक तो ये वेराइटीज है,
NRC 7, NRC 37, NRC 142, NRC 150 जो NRC की सीरीज है, और RVSM 1135, ये वेराइटीज आप चयन कर सकते हो। इसके अलावा और वेराइटीज भी आप लगाना चाहते हो तो आप इनमें और भी वेराइटीज है, ये JS 2098 JS सीरीज की जो वेराइटी है, और एक ये अपने MSCS वाली 1188 वेराइटी है। आप अपने क्षेत्र के आधार पर, अपनी जो मिट्टी है, जलवायु कंडीशन है, उसके आधार पर वैरायटी का चयन कर सकते हो। इन वैरायटीज का चयन करके आप बुआई कर सकते हो। बुआई की अगर बात करें अपन बीज दर की, भाई अपन इसमें कितनी बीज दर काम में ले, सामान्यतः बीज दर की अपन बात करें तो जो पुरानी वैरायटी जो भी थी, ओल्ड वैरायटीज, उनमें 100 kg यानी कि 80 से 100 kg पर हेक्टर के हिसाब से बुआई करते थे पहले अपन। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी वेराइटीज आ रही है, और उन वेराइटीज में बीज दर कम होती जा रही है, यानी कि उनका अंकुरण प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। यानी इसमें 70% अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए सोयाबीन में। अगर इससे कम रहता है तो ये मान लो कि वो बीज अपना क्वालिटी का नहीं है। हाइब्रिड वेराइटीज की बात करें अपन, 50 से लेकर के 70 kg पर हेक्टर, ये अपन बीज इस समय काम में ले रहे हैं हाइब्रिड वेराइटीज की अपन बात करें तो। और वो जलवायु की कंडीशन है, आपकी मिट्टी है, उस पर भी निर्भर करता है कि अपन कितनी बीज दर काम में ले। अगर सही बीज दर अपन काम में लेते हैं, सही प्लांट पॉपुलेशन रहती है, तो अच्छा पैदावार देखने को अपन को मिलती है। बात हो गई अपने बीज दर की। अब इसके बाद में बात आती है अपन बुआई की, यानी कि अपन बुआई करें तो वो किस विधि से करें। सामान्यतः अपन देखते हैं कि लाइन सोइंग करते हैं, अपन कतारों में बुआई करते हैं। और बुआई के समय जब अपन जिस खेत में अपन बुआई करेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अपने जल भराव वाला क्षेत्र नहीं हो। अगर उस खेत में पानी भरता है तो ये मान के चले कि हमें उस खेत में बुआई नहीं करनी है, क्योंकि लंबी अवधि तक पानी भरा रहता है उस खेत में सोयाबीन में। वैसे तो सोयाबीन पानी को सहन कर लेती है काफी टाइम तक, लेकिन जब लंबी अवधि तक पानी भरा रहेगा तो उस समय पैदावार घटेगी। जड़ों में पोषक तत्वों को जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। साथ ही जो जड़ों में गांठें होती है जो राइजोबियम की, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है, जिसके कारण पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें बुआई की विधियों के बारे में अपन बात करें। तो जैसे कि एक तो अपने हो गई है लाइन सोइंग, तो इस प्रकार अपन लाइन सोइंग करते हैं। लाइन सोइंग की बात करें तो इसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कतार से कतार की दूरी की अपन बात करें, एक कतार से दूसरी कतार की, ये हमें रखनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। इसके अलावा जब पौधे से पौधे की दूरी, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की अपन बात करें, इनके बीच की दूरी वो लगभग 10 सेंटीमीटर अपन को रखनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया 45/10 RP सेंटीमीटर, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, ये डिस्टेंस अपन को रखनी है। और इसके अलावा अपन बात करें, एक विधि और है ब्रॉड बेड फरो, BBF, BBF यानी ब्रॉड बेड फरो। जैसे कि इस यंत्र के माध्यम से, कृषि यंत्र है, इसके माध्यम से अपन ब्रॉड बेड फरो ऐसे बनाते हैं, ऐसे मेड बन जाती है, एक खाई रहती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। इस विधि से अगर अपन सोयाबीन की खेती करते हैं तो पैदावार अधिक होती है। और एक अपन को सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें होता है कि जल भराव, यानी कि जब बरसात ज्यादा हो जाती है कई बार तो खेत पानी से भर जाते हैं, उस कंडीशन में इस विधि से अपन करते हैं तो अपन को फायदा मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला ज्यादा बरसात हो गई जिसके कारण ये पानी भर गया। अब पेड़ अपने जो ये बेड है, इस पर अपने सोयाबीन लगी हुई है, अब ये ज्यादा पानी बढ़ने के कारण खराब नहीं होगी और सीधा पानी निकास हो जाएगा दोहरे के माध्यम से। और लाइन सोइंग अपन करेंगे तो उसमें पूरा पानी भर जाएगा, इससे सारी फसल अपनी खराब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपन ब्रॉड बेड फरो से बुआई करें। साथियों, वैसे अगर अपन बात करें फसलों के बुआई की, यानी कि कौन सी मिट्टी में अपन बुआई करें, यानी कि कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है, वैसे चिकनी जो काली मिट्टी होती है वो सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट रहती है। यानी जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 के बीच में हो, उस मिट्टी में आप सोयाबीन की खेती कीजिए, बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। और ज़्यादा पीएच रहती है तो उसके लिए ठीक नहीं है। और जलवायु की अगर अपन बात करें जब बुआई की, तो उसमें 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस समय अपन इसकी बुआई कर देंगे तो अच्छा जर्मिनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करें इसकी जो बीज अपन ने लिया है उसकी हमें बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। अब बीज उपचार क्यों जरूरी है? बीज उपचार की अपन बात करें तो बीज उपचार इसलिए जरूरी है क्योंकि
कई कीट लगते हैं शुरू में, जब अपना बीज अपन बुआई करते हैं वो अंकुरित होता है उस समय कीट लगते हैं। सबसे प्रमुख रूप से कीट सोयाबीन में लगता है गडल बीटल, गडल बीटल लगता है। बाद में सफेद मक्खी भी लगती है, और भी जो छोटे मोटे कीट अन्य रहते हैं वो जब पौधा उगता है, जर्मिनेट होता है, उस समय नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई रोग हैं, फंगल डिजीज है, उनके कारण जैसे चारकोल रोट है, कोलर रोट है, और भी अन्य बीमारियां होती है जो फंगल डिजीज होती है वो नुकसान पहुंचाती है। वो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होने देती है, और जब जर्मिनेट हो भी जाता है तो उसको पौधे को पनपने नहीं देती है। तो उनका नियंत्रण बहुत जरूरी है, इसलिए अपन बीज उपचार करते हैं। अपन टीका लगाते हैं एक तरीके से, यानी वैक्सीन लगेगी, टीका इसके लग जाएगा तो बाद में वो रोग नहीं लगेंगे और पौधा अपना मिट्टी से बाहर आ जाएगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके लिए बीज उपचार की अपन बात करें तो अपन कैसे बीज उपचार करें इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बीज उपचार अपन को FIR मेथड से अपन को बीज उपचार करना है। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फंजीसाइड की अपन बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, मैंकोजेब ये WP फॉर्म में आता है। इसकी 3 से 4 ग्राम मात्रा पर केजी सीड, यानी प्रति किलो बीज को अपन को 3 से 4 ग्राम मात्रा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब की लेनी है और उससे बीज उपचारित करना है, जिससे अपने जो फंगल डिजीज है वो नहीं लगेगी। इसके अलावा आप ले सकते हो इसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन, एजोक्सिस्ट्रोबिन ये लिक्विड फंजीसाइड आता है, प्लस टेबुकोनाजोल, 8 से 10 ml, यानी एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल अपन लेंगे अपन लिक्विड में फंजीसाइड, उसकी 8 से 10 ml मात्रा प्रति किलो, और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब की 3 से 4 ग्राम मात्रा अपन को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से काम में लेनी है। इंसेक्टिसाइड की अपन बात करें तो इंसेक्टिसाइड में एमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो आप, या फिर आप इसमें क्विनाल्फोस या कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। इमिडाक्लोप्रिड की अपन बात करें तो 2 ml पर केजी सीड के हिसाब से हमें काम में लेनी है, और ये क्विनोल्फोस भी अपन को 2 ml पर केजी सीड के हिसाब से काम में लेनी है। इमिडाक्लोप्रिड आती है 17.8% SL में, और क्विनोल्फोस आती है 25% EC के फॉर्मुलेशन में आती है। इनमें से दोनों में से आप कोई भी काम में लेकर के बीज उपचार करें। तीसरा है अपने राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर की बात करें तो इसमें सोयाबीन के लिए एक स्पेशल आता है राइजोबियम जेपोनिकम। अब राइजोबियम जेपोनिकम किसान भाइयों आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो राइजोबियम जो कल्चर आते हैं हर फसल का अलग अलग आता है। जैसे मेथी का अपन अलग आता है, सोयाबीन का अलग आता है, मूंगफली का अलग आता है। अगर किसी कल्चर को आप एक दूसरे में यूज करोगे तो उसका बेटर रिजल्ट अपन को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि जो रिकमेंड है वही अपन काम में ले। इसके लिए 50 से 60 ग्राम गुड़ ले लीजिए आप, इसको 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद में इसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद में इसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद में इसमें एक पैकेट मिलाना है राइजोबियम कल्चर का, और एक पैकेट आता है 200 ग्राम का। इसको मिलाने के बाद में फिर इसको ठंडा करके पूरा 10 किलोग्राम सीड, यानी प्रति 10 किलो सीड को बीज उपचार करने के लिए जो आपको ये पूरा डिटेल से बताया है, गुड़, पानी और राइजोबियम कल्चर, इन तीनों का पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद में 10 किलो को बीज उपचार करके बुआई करनी है। बीज उपचार करने के बाद में, बुआई करने के बाद में फिर बात आती है अपने खरपतवार नियंत्रण की, यानी खरपतवार नियंत्रण अपन कैसे करें। तो खरपतवार नियंत्रण अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस की बात करें, प्री इमरजेंस का मतलब है कि जैसे आज अपने बुआई कर दी और बीज अंकुरित होगा, उससे पहले अपन को जो दवाई का अपन स्प्रे करेंगे वो होगी प्री इमरजेंस। और जैसे ही मान लो बीज अंकुरित हो जाएगा, पौधा बाहर आ जाएगा मिट्टी से, उसके बाद में अपन स्प्रे करेंगे तो वो होगा अपना पोस्ट इमरजेंस। तो प्री इमरजेंस के लिए अपन काम में लेंगे इसमें पेंडामिथालिन,
पेंडिमिथालिन अपन काम में लेंगे इसमें 30%। 30% इसी की फॉर्मुलेशन में आती है, वो अपन काम में लेंगे। इसकी 3 लीटर मात्रा, 3 लीटर अपन पेंडी ले ली। उसके बाद में इसको अपन मिक्स कर देंगे 500 लीटर पानी में। 500 लीटर पानी में घोल करके हम इसको 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर में स्प्रे करेंगे। यानी 1 हेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। अगर ज़मीन कम ज़्यादा है तो इसके आधार पर आप कम या ज़्यादा कर सकते हो पानी की मात्रा और दवाई की मात्रा। इसके बाद में आती है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस यानी अपनी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, 15 से 20 दिन की फसल हो गई, 2 से 3 पत्ती की अवस्था में फसल आ जाए, उस समय अपन स्प्रे करेंगे इसमें पोस्ट इमरजेंस का। पोस्ट इमरजेंस के लिए अपन काम में लेंगे इसमें इमेजाथापर। इमेजाथापर 10% SL। इसकी 1 लीटर मात्रा, 1 लीटर तो लेंगे अपन इमेजाथापर, और उसको 500 लीटर पानी में घोल लेंगे अपन, और 1 हेक्टर में कर देंगे अपन इसका स्प्रे। तो इस प्रकार दोनों विधियों से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप प्री इमरजेंस का प्रयोग करें, क्योंकि प्री इमरजेंस में अपन पेंडामिथालिन का प्रयोग करते हैं तो उसी समय जब अपन बुआई कर देते हैं तो जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने की वजह से अपन इस दवाई का स्प्रे करेंगे और इसके संपर्क में उसके बीज आएंगे खरपतवार के, और वो नहीं उगेंगे। और इसमें एक चीज़ का सावधानी जरूर रखनी है, एक तो इसकी कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है भाई कितनी मात्रा में काम में लेनी है, क्योंकि कई बार अपन ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं तो जो हमारा बीज है, फसल का बीज है, जैसे मान लो सोयाबीन अपन बो रहे हैं, तो बीज अगर इसके संपर्क में आएगा तो वो भी अंकुरित नहीं होगा। कई बार हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, सावधानी अपन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है। किसान साथियों, इस प्रकार आप सोयाबीन का फसल का चुनाव करके और उसमें अच्छी वैरायटी का चुनाव करके बुआई करें, बीज उपचार करके बुआई करें, क्योंकि बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें जो खरपतवार नियंत्रण भी अपन को ज़रूरी है, और जो खाद और उर्वरक प्रबंधन अपन करते हैं बुआई से पहले वो ज़रूरी है। अगर अपन बुआई से पहले कर लेते हैं तो हमारा जो जर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है, और शुरुआती अवस्था में अपनी जो फसल होती है वो अच्छी रहती है। इसके बाद में भी अपन को जैसे लक्षण दिखाई देते हैं किसी पोषक तत्व की कमी के, तो अपन खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में आते हैं NPK, कई प्रकार के ग्रेड में आ रहे हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट, अगर जिंक की कमी है तो अपन जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। और भी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका अपन खड़ी फसल में दे सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली मेजर पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये अपन बेसल डोज के रूप में देंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदा रहेगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है किसान साथियों, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।